हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने सारे बेटिंग्स ऐप के ऊपर पाबंदी लगाई है और बैन लगाया है। उसी सिलसिले में ड्रीम 11 जो कि इंडिया का स्पॉन्सर्स मेन स्पॉन्सर था, टी शर्ट्स पे या फिर उनके लोगो आते थे, और वो एक प्रीमियम स्पॉन्सर था टीम इंडिया के लिए। 358 करोड़ का कुछ डील था इंडियन टीम के साथ उसका, और उसको बीसीसीआई ने खत्म किया है क्योंकि म्यूचुअली किया है और लाजमी है, क्योंकि अगर बीसीसीआई उसको कंटिन्यू करता है तो बीसीसीआई के ऊपर एक्शन होगा, और अगर ड्रीम 11 उसको कंटिन्यू करता है तो वो उतने सारे पैसे कहां से लाएगा उसको देने के लिए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, म्यूचुअल था कि दोनों को उसको खत्म ही करना था, दोनों को समाप्त करना था। क्योंकि ड्रीम 11 जैसी कंपनी जो कि मार्केट में आई थी, एक लूप होल था बेटिंग एप्स पे, उसको मद्देनजर रखते हुए टारगेट किया गया था कि उनका कहना था कि हम लोग यहाँ पर बेटिंग नहीं करवाते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये एक स्किल बेस्ड है, स्किल में आपको टीम चूज करना होता है, टीम सिलेक्ट करना होता है। आपको लगता है कि दोनों में से कौन सी टीम के प्लेयर्स अच्छे खेलेंगे, तो ये सब कुछ बंद करके एक लत लग चुकी थी यंगस्टर्स पे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो अपने पैसे गंवाए हैं उन्होंने, और अपना घर बार बेच करके लोन में कर्जे में आ गए हैं। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड केस किया। देखिए, एक ना एक दिन इसका अंत होना होता है। आप कितना भी अति कर लें, आप इतने एडवर्टीजमेंट करोगे, इतने प्रमोशन करोगे। देखो, एक तो आप इलीगल काम कर रहे हो, उसको आपको पता है, जो ओनर है उसको पता है कि ये गलत है, बट उसके बाद भी आप करवा रहे हो, तो चुपचाप से आप अपना काम करते रहो। लोग जिसको खेलने का देते हैं वो खेलता रहेगा। आप जबरदस्ती का एडवर्टीजमेंट कराए जा रहे हो, प्लेयर से करा रहे हो। दे आर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन क्रिकेट यार, और उनसे आप ये काम करवा रहे हो कि आप बेटिंग ऐप करो, ड्रीम 11 पे टीम बनाया कि नहीं बनाया, इस पे बनाया कि नहीं उस पे बनाया। आप यंगस्टर को मैसेज क्या दे रहे हो कि आप क्रिकेट खेलना छोड़ दो और ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। आपको जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के ब्रांड एम्बेसडर है, उनको तो ये प्रमोट करना चाहिए कि भाई आइए आप भी, और अपनी प्रतिभा को हुनर दिखाइए और अच्छे प्लेयर बनकर दिखाइए और टीम इंडिया में सिलेक्शन होइए। तो ये चीज को मैं बहुत दिनों से और बहुत समय से इस सब चीजों को मैं पसंद नहीं कर रहा था, बट फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बात को पकड़ा और इसको टोटली बैन कर दिया। जितने भी करोड़ का लॉस है, जो भी है, वो आप देखो, आप सेटल ऑफ करो, आप स्क्वायर ऑफ करो, आप सेट ऑफ करो। वैसे भी बीसीसीआई इज नॉट ए गवर्नमेंट एंटिटी, इट्स लाइक ए चैरिटी। क्रिकेटर्स का काम है क्रिकेट खेलना और अच्छी चीजों को प्रमोट करना। सभी प्लेयर्स को मैं देख रहा हूं, चाहे वो इंडिया का कैप्टन हो, विकेट कीपर हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सब लोग प्रमोट करते थे, पैसे के लिए सब लोग आते थे, और ये एक तरह से बहुत अच्छा हुआ। लत थी ये, एक जो यंग जनरेशन है उसके लिए वो गंदा मैसेज था। ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, कौन कहां से पैसा ला रहा है। और देखो, एक ना एक चीज तो ये होता है कि आप जो इलीगल मनी है और जो ये सब लेकर आते हैं ना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं गलत जगह में इस्तेमाल होती है। बैन करने का वजह वो भी था। इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, तो ग्रो हम अपने तर्जी से करेंगे। ये नहीं कि हम कुछ भी यहां पे लागू कर दें, कुछ भी यहां पर हम चालू कर दें। कल की डेट में आप बोलोगे कि डिस्को थेट और डिस्को जो डांसर वाले हैं, डिस्को डांसर हैं, जो लड़कियों को कैबरे वाले जिसको बोलते हैं, कैबरे डांसर है, उनको आप इलीगल कर दो, उन पे आप पैसे फेंको और पैसे उड़ाओ। ये तो स्किल है जी, कि हम चूज कर रहे हैं कि कौन अच्छा डांसर है कौन नहीं है। ये तो स्किल है। जो गलत है वो गलत है, उसको आप सोने की परत भी डाल करके, गलत को सोने की परत पे भी डाल करके भी आप करोगे ना, तो भी वो गलत ही कहलाएगा। पता नहीं बीसीसीआई का और स्पॉन्सर्स का क्या तालमेल है, क्योंकि जितने लोगों जो भी उनके स्पॉन्सर बनाया ना, वो डूबा है। वेदर इट्स पेटीएम, वेदर इट्स बाइजू, वेदर इट्स ड्रीम 11, पेटीएम और बाइजू का आप हाल देख ही रहे हो। दोनों लॉस मेकिंग कंपनी पे चली गई हैं, और अब ड्रीम 11 का भी वही हाल हुआ है। पैसे कमाने के लिए, पैसे करने के लिए, जो भी आप, जितने भी आप जब लाइमलाइट में आओगे ना, उतना जल्दी आपका पावर को छीनने की कोशिश किया जाएगा, कमजोर करने की कोशिश किया जाएगा। अब देखिए, इस टाइटल रेस में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आना चाहेंगे,
कोई इस मौके को गंवाना नहीं पसंद करेगा, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो अडानी हो। और मैं चाहता हूं ये लोग आए, पैसे दें, बीसीसीआई मजबूत हो, हमारा डोमेस्टिक सर्किट मजबूत होगा, प्लेयर्स वहां से अच्छे अच्छे पिक्स होंगे और लाए जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए। तो ये सारी चीजें जब आप करोगे तो पैसा जब आएगा अच्छा कंपनी के साथ, ब्रांड के साथ, तो अच्छी चीज लेकर आएगा वो। अच्छी चीज से मेरा मतलब है कि बरकत लेके आएगा वो। ये सब पैसे जुए खेल करके और इसको फंसा करके उसको फंसा करके ला करके या ले करके आप देना और स्पॉन्सरशिप से चलाना, यू आर नॉट गुड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एनीथिंग। आपको एक एम्बेसडर बनना है तो आपको वो छवि बनानी पड़ेगी। अब बीसीसीआई कल की डेट में जो हमारे फिक्सर्स थे, मैच फिक्सर्स थे, उनको बुला करके कमेंट्री करेगी तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यार ये क्या समझा रहा है हम लोगों को, क्या गणित दे रहा है? जिसको खुद कोचिंग की जरूरत है, एथिक्स की जरूरत है, वो हमें आकर के सिखा रहा है कि ये टैलेंट होना चाहिए, वो टैलेंट होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे। आप अपने समय में खुद तो कुछ किए नहीं, और किए, मौका मिला तो आपने गलत किया। उन लोगों को जब आप लेकर के आओगे, बढ़ावा दोगे, तो क्या मैसेज जाएगा ये? इसीलिए कमेंटेटर्स को भी चूज किया जाता है। अभी आपके सामने है कि इरफान पठान को बैन किया गया आईपीएल से, क्योंकि वो अपना एक पर्सनल एजेंडा चला रहे थे। कहीं ढकी छुपी बात नहीं है ये। जो गलत होता है वो गलत होता है, जो गलत है वो है। हमको कहीं ना कहीं उसको स्टॉप करना होगा। अगर आप उसको स्टॉप करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप रियलाइज करोगे कि गलतियां कहां हो रही है और हमें सुधार कहां करना है, कैसे करना है। इस तरीके से जब आप शुरुआत करोगे कि हमको एक साफ सुथरी छवि वाले, कहीं मैं पढ़ रहा था कि टोयोटा इज द फ्रंट रनर टू बिड फॉर दैट स्पॉन्सरशिप, बट मुझे नहीं लगता टोयोटा को लेना चाहिए। कोई इंडियन कंपनी को लाइए आप, जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड हो, एथिकल हो और काम करे। गोदरेज हो गया। उसके बाद मैं ऑटोमोबाइल्स की बात करूं, आपका ग्रो ऐप हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ये सबको आप लेकर के आएंगे तो ये सब अच्छी बूटस्ट्रैप कंपनीज हैं। बूटस्ट्रैप तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये सब कंपनीज है जो कि आज की डेट में यूनिकॉर्न बनी है और अच्छे लेवल पे अपने आप को बेस तैयार किया है। और इतने एडवर्टीजमेंट नहीं होते हैं ग्रो ऐप के और आपके जीरोधा के और इसके, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं। अडानी हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब फ्रंट रनर्स होंगे। ऐसे ब्रांड्स को आप पिक करिए और लेकर के आइए। लगे कि स्पॉन्सर, एक जो इंडियन यूनिफॉर्म है ना, क्रिकेट का यूनिफॉर्म मैं बोलता हूं बेसिकली उसको, उस पर दाग ना लगे किसी भी चीज का। ये चीज का तरजीह रख करके आप स्पॉन्सरशिप ढूंढिए, तब आपका सोच और बाकी जो इंडियंस का सोच है वो मैच करेगा। पब्लिक अट्रैक्ट होगी, आएगी आपको देखने के लिए। इस तरीके से आप स्पॉन्सर्स ढूंढिए बीसीसीआई की तरफ से, और उस तरीके से ही आप काम आगे लेकर के चलेंगे। चलिए बात करते हैं अब कुछ एशिया कप के हवाले से। पीसीबी के जो हेड है मिस्टर मोहसिन नकवी, उनका एक बयान था कि अब हम भीख नहीं मांगेंगे, जो भी इंडिया के साथ बात होगी वो हेड टू हेड, नेक टू नेक और फेस टू फेस बात होगी। कोई भी यहाँ पे दब करके नहीं कि हाँ आग्रह कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, हम भीख मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप प्लीज आ जाइए, खेल लीजिए, ये अब बात नहीं होगी। जो भी टेबल टॉक होगी वो फ्रंट टू फ्रंट होगी और दोनों की इक्वालिटी के साथ होगी। फेयर एनफ, आई डोंट हैव एनी डाउट ऑन इट, और मुझे ऐसा होना भी चाहिए। बट क्या आप उस पोजीशन पे हो? आपका जो बोर्ड है वो बीसीसीआई के पैसों पे चलता है। आप हुक्स और क्रुक्स कोई भी आप देख लो, वो उसी पैसों से चलता है। लेकिन जब आप ये सब स्टेटमेंट देते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो खटास आ जाती है। और अपने अवाम को, जनता को खुश करने के लिए ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। मतलब बात वही है कि पीछे का कुर्ता पूरा फटा हुआ है लेकिन हम तो दूल्हा है भाई। वो दूल्हा किस काम का यार? सोचिए जरा इस बात को कि वो दूल्हा किस काम का होगा कि अगर आपका पीछे से कुर्ता फटा हुआ है, दोनों जेबें फटी हुई हैं, और आप इस तरीके से स्टेटमेंट देते हो, इस तरीके से बात करते हो, तो किससे बात करें हम? आपके कंट्री पे कोई मैच खेलने नहीं आता है यह सोच करके कि भाई यहाँ पे विस्फोट हुए हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया खेलने गई, इंग्लैंड खेलने गई, क्योंकि उनका कंसर्न था WTC में उनको पॉइंट्स नहीं गंवाने थे।
इसलिए वो खेलने चले गए। अगर आज भी उनको मौका दिया जाए ना कि नहीं आपको WTC पॉइंट्स में नहीं कटेंगे और आप पाकिस्तान के साथ खेल लीजिए, तो वो लोग भी हिचकिचाएंगे, कतराएंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि पाकिस्तान में क्रिकेट ना आए और क्रिकेट ना पनपे। आपका देश आपको मुबारक, आपका खेल आपको मुबारक। आप कैसा खेल रहे हो, कैसा सोच रहे हो, क्या कल मैंने बांग्लादेश के खिलाफ जो बोला ना, मैं सेम एज इट इज वही पाकिस्तान के साथ बोलता हूँ। यार आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ना बांग्लादेश के पास ना पाकिस्तान के पास, तब भी आप क्यों डर डर के खेलते हो? आप खेलो ना यार फ्रंट फुट पे, डर के भय के साथ, बिना भय के खेलो गेम और देखो कि क्या रिस्पॉन्स आता है। प्लेयर्स बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं यार, मतलब उन्होंने कोई तीर नहीं उखाड़ा लेकिन उन लोगों ने नाम कमाया अपना। मैं नाम बताऊंगा आपको 10-12 तो आप भी सोचेंगे हाँ यार ये प्लेयर्स थे जो कि डर का माहौल पैदा करके रखते थे। रिकार्डो पावेल उसमें से एक हुआ करता था। अगर वो खड़ा है और वो मैच है तो वेस्ट इंडीज हार नहीं सकती, उसका ऐसा ब्रांड और ऐसा नाम हो चुका था। आई थिंक रिकार्डो पावेल के बारे में 90s के किड 99, 2000, 2003 तक उसका नाम चलता था। तो रिकार्डो पावेल वो प्लेयर हुआ करता था। डगलस मर्लियर जिम्बाब्वे का, ये सब प्लेयर्स खतरनाक प्लेयर होते थे। एंडी ब्लिग्नॉट वो भी जिम्बाब्वे का था। खेलूंगा अपने टर्म्स पे खेलूंगा और उसी अंदाज में खेलूंगा, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया हो चाहे आप बांग्लादेश हो। खेलो ना यार, उस तरीके से खेलो। आप 10 मैच में आप 3 मैच में हिट होगे, लेकिन वो 3 मैच आप सिंगल हैंडेडली जिता के निकलोगे। एक एग्रेशन दिखना तो चाहिए, लगे कि हाँ पाकिस्तान टीम कुछ करने आई है, यहां पे तहलका मचाने आई है। मैं और भी प्लेयर्स ऐसे बता सकता हूं, हर टीम में था उस तरीके का प्लेयर। क्या पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी नहीं था उस तरीके का प्लेयर? अब्दुल रजाक नहीं था? मोइन खान नहीं था? ये लोग एग्रेसिव खेलते थे यार, बिना डर के, बिना खौफ के। हम अपने टर्म्स पे खेलेंगे। टीम सामने वाली डर के रहती थी इनसे कि नहीं यार ये बचे हुए हैं, जब तक ये आउट नहीं होंगे मैच हम नहीं जीत सकते। ऑस्ट्रेलिया में था यार, इयन हार्वी को ले लो, आप एंड्रू साइमंड्स को ले लो, अपने टर्म्स पे खेलेंगे हम। बाकी तो प्लेयर्स थे उनके पास जबरदस्त जबरदस्त, मैथ्यू एडन हो गया, चाहे डेमिन मार्टिन हो गया, डैरन लेमन हो गया, उसके बाद आपके रिकी पॉन्टिंग हो गया, एडम गिलक्रिस्ट हो गया, ये सब सारे प्लेयर्स थे। लेकिन उसके बाद भी सब आउट होने के बाद एंड्रू साइमंड्स आता था, इयन हार्वी आता था, सेन ली आया करता था उस जमाने में। नाम इन लोगों ने बड़े नहीं बनाए, लेकिन इनका एक ऑरा था, एक इनका पहचान था, ये खड़े हैं तो मैच जीत सकता है ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका में बोलो तो उनमें गिनवा दूं मैं। कहीं पे तो आप लोग शुरुआत करो। आउट हो रहे हो ठीक है, आउट हो रहे हैं, लेकिन हम इसी टर्म्स पे खेलेंगे। थोड़ा सा आप कॉम्पिटिटिवनेस लाएं क्रिकेट में, बातों में नहीं लाना है, क्रिकेट में लाना। आपने पीसीबी के जो मोहसिन नकवी उन्होंने बयान दिया कि हम भीख नहीं मांगेंगे, और अगले ही दिन वसीम अकरम ने उन पर भांडा फोड़ दिया। वसीम अकरम बोलते हैं कि इंडिया को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टेस्ट क्रिकेट खेले पाकिस्तान के साथ। तो ये क्या है भैया? देखो इनकी भी दाल रोटी चलेगी। मैंने वसीम अकरम को कभी भी नहीं देखा आईसीसी टूर्नामेंट के अलावा कहीं पे भी एंकरिंग करते हुए और किसी पैनल का हिस्सा बनते हुए। आईसीसी का इवेंट होता है तभी वो आता है। सेम गोज विथ वसीम अकरम, वकार यूनिस और 2-3 छोटे छोटे प्लेयर्स आ जाते हैं, चाहे मिसबा आ जाए, चाहे शोएब मलिक आ जाए, चाहे आपका उमर गुल आ जाता है, वही वहाब रियाज आ जाता है। इनको भी काम मिलता है उससे। इंडिया पाकिस्तान इज मनी प्रिंटिंग मशीन। ये लोग खेलते हैं तो पैसा जनरेट होता है। पैसा जब जनरेट होता है तो न्यू आइडियाज आएंगे, न्यू इंप्लीमेंटेशन होंगी। जो आप करना चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, वो आप कर पाएंगे। आप प्लेयर्स बनाना शुरू करें यार। ठीक है आपने बाबर आजम, रिजवान इनको ड्रॉप किया, नो इश्यू, कोई मसला नहीं। लेकिन जो अब प्लेयर्स आए हैं इनको आप तरजीह दें, इनको आप हौसला दें कि बॉस हमें ये ब्रांड ऑफ लीग क्रिकेट खेलनी है, चाहे मैं 50 पे क्यों ना आउट हो जाऊं। और उसका कोच आए और बोले कि व्हाट आई हैव एक्सपेक्टेड दे हैव डिलीवर्ड एंड दे हैव डन इट। मुझे वो ठुक ठुक वाला गेम नहीं खेलना है कि मत जी मर के 130, 135, 140, 150 बना रहे हैं और बने हुए हैं टीम में।
या तो मेरी टीम 200-250 बनाएगी या मेरी टीम 50 पे ऑल आउट हो जाएगी, नो डाउट, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कब हारेंगे हार जाएं। जो आप इस तरीके से कॉन्फिडेंस होकर के इस तरीके से आप अपनी टीम को जज्बा देंगे ना, तो आगे बढ़ेगा कोई ना कोई, किसी ना किसी की गैरत जागेगी और कोई ना कोई आकर के परफॉर्म करेगा। बातों से कुछ नहीं करना है, एक्शन पे करना है, एग्जीक्यूट करना है अपने प्लान्स को। बॉलर्स को आप हिम्मत दें। इंग्लैंड ने क्या किया, कभी सोचा इस बारे में कि इंग्लैंड 2015 का ओडीआई वर्ल्ड कप देख लीजिए, इंग्लैंड का कैसी टीम थी, वो डर डर के खेलती थी। उन्होंने अपना आइडिया ही चेंज कर दिया, मैं 8-9 नंबर तक बैट्समैन खिलाऊंगा, बॉलर रहे ना रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी टीम अगर 350 चेस करना, या तो 350 रन हम 40 ओवर में चेस कर जाएंगे, या हम 40 ओवर में सारी टीम ऑल आउट हो जाएंगे। गेम 40 ओवर का ही होगा, या तो 40 ओवर में पूरे रन बनेंगे या 40 ओवर में हम ऑल आउट हो जाएंगे। वो 50 ओवर तक मर मर के नहीं खेलेंगे हम, एक मिशन पे चले वो लोग। नंबर 9 तक जब बैट्समैन बैटिंग होता है ना, तो दूसरा तीसरा भी डाउन हो जाए तो भी उसको रहता है कि मेरे को अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन करना है, मेरे को पहला दूसरा खेल रहा है पहला आउट हुआ तो दूसरा मारना चालू कर देगा, तीसरा तब तक अपना स्टेबिलिटी ला रहा है, तब तक अपना समझ रहा है बॉल कितना क्या हो रहा है, दूसरा आउट हुआ तो तीसरा फिर मारना चालू कर देगा। ये क्रिकेट ऐसी खेल रहे हैं, ये 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने ये शुरू किया था, विकेट गिर रहे हैं गिरने दो, हम अपना पेस और हम अपने उसी रफ्तार से खेलेंगे। अगर हम 40 ओवर में 6 का भी रन रेट मेंटेन करते हैं तो भी हम 240 तक तो पहुंच जाएंगे। और उस जमाने में 250 रन बहुत होते थे, 2003 की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास उस तरह क्वालिटी के बॉलर थे, तो वो लोग रिस्क लेते थे। जब रिस्क लेना चालू कर दिया तो 250 की जगह 300 350 बनना चालू हो गए। ऑस्ट्रेलिया ही थी ना जो 434 रन मारी थी, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने वो मैच जीता था। जीत गए अलग बात है, लेकिन 434 का जो आंकड़ा है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं छुआ ना। तो ब्रांड उस तरीके से आता है, जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, जो आपने प्लानिंग किया हुआ वो आप लेकर के चलोगे, तो आप 1 साल में, आधा साल में, 1.5 साल में आप सफल हो जाओगे। ठीक है, शुरुआत करिए, हारो 2-3 सीरीज हारोगे ना यार, और क्या होगा उससे ज्यादा। हमारे पास सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली सब थे, उसके बावजूद हम 12-13 फाइनल्स हार चुके थे। नेटवेस्ट के पहले सारे प्लेयर्स थे, सारे रन अपने बना रहे थे। फिर वहां से सोच बदलना चालू हुई, फाइनल कैसे जीता जाए, रन्स आते रहेंगे जाते रहेंगे यार। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं, रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा 2019 में के वर्ल्ड कप में 5-6 सेंचुरी मारा था ओडीआई वर्ल्ड कप में, हाईएस्ट रन गेटर या तो होगा या ऑलमोस्ट होगा। क्या फायदा मिला उससे टीम को, उसको ये बात समझ में आ गई कि भाई रन्स बनाने ही काफी नहीं है, एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ बनाने होंगे। 2023 का वर्ल्ड कप देखो आप, इंडिया टीम ऐसे चुटकी बजा करके फाइनल पहुंची थी, क्योंकि वो ऊपर से उस तरीके का स्टार्ट दे देता था। उसको समझ में आ गया था ये बात कि रन्स बनाना जरूरी नहीं है, 150 रन बनाना जरूरी नहीं है, 50 रन बनाओ 30-32 बॉल पे, अगला अपोजिशन इतना प्रेशर में आ जाएगा कि नीचे वाले प्लेयर्स अपने आप एक्सेलरेट कर लेंगे। चाहे वो आप T20 वर्ल्ड कप देख लो 2024 का, ऊपर से रोहित शर्मा तोड़ देता था। जब तक आप एक एटीट्यूड, एक अप्रोच के साथ नहीं आएंगे, एक नए माइंडसेट के साथ नहीं आएंगे। 2015 का वर्ल्ड कप देख लो न्यूजीलैंड का, ब्रेंडन मैकुलम ने ऊपर आ करके कैसा शॉट्स खेला, कैसा मारा, क्या किया क्या नहीं किया, वो एक एक मैच देखो उसका। जब आप ये एग्रेसिवनेस के साथ आओगे, आप अपना नाम बना लोगे। न्यूजीलैंड में इस तरीके के भरमार प्लेयर थे, जेकब ओरम हो गया, ब्रेंडन मैकुलम हो गया, स्कॉट स्टायरिस हो गया, क्रिस क्रेन्स हो गया, क्रिस हैरिस हो गया, बहुत अफराद प्लेयर थे यार उनके पास। एंड्रे एडम्स एक प्लेयर हुआ करता था उनका, नीचे आकर के खड़ा होकर के मैच निकाल देते थे। हम जब मैच देखा करते थे न्यूजीलैंड का, तो हम तो बोला करते थे ये बात, न्यूजीलैंड की बैटिंग 5वें नंबर के बाद से शुरू होती है। 5 नंबर तक तो न्यूजीलैंड ऐसे खिला लेता था, चाहे वो लू विंसेंट हो, हेमिस मार्शल हो, उसके बाद आपका बीच में वो लोग नील ब्रूम को लाए, उसके बाद आपका स्टीफन फ्लेमिंग आया गया, कभी कब आया कब गया चला गया, ये इस तरीके के प्लेयर्स होते थे। क्रेग मैकमिलन हो गया, उसके बाद बैटिंग शुरू होती थी इनकी। जेकब ओरम, ब्रेंडन मैकुलम, उसके बाद आपका आता था स्कॉट स्टायरिस,
क्रिस क्रेन्स, ये सारे प्लेयर्स नीचे उतरते थे 5वें नंबर के बाद, 4थे नंबर के बाद, और ये 8वें नंबर तक खड़े रह जाते थे। क्रिस हैरिस मैच निकालते थे, मैंने देखा है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच, 347 रन चाहिए चेस करने थे न्यूजीलैंड को, 40 पे 4 थे वो, और उसके बाद भी वो मैच निकाल कर ले गए। प्लेयर्स को आपको बनाना है तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। आप 10 मैच ऐसा खेलो, और ऊपर जो बोर्ड है ना, जो डायरेक्टर है, जो कोच है, उसको भी कॉन्फिडेंस देना होगा। आप 20 मैच फ्लॉप होंगे, मैं आपको नहीं निकालूंगा, बट मेरे को ये परफॉर्मेंस चाहिए आपसे। जब आप इस तरीके से कॉन्फिडेंस देते हो, परफॉर्म करेगा वो, और उसके बाद भी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो फिर बाहर करो उसको, न्यू रिप्लेसमेंट लेकर आओ। बट यहां पर क्या है, सिफारिश। आप लोगों ने स्टार्टिंग से ही सिफारिश वाला जो 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 काम लगा रखा है ना, वो सिफारिश वाला ही लगा रखा है। कभी ड्रॉप कर दो, कभी फहीम अशरफ कब कहां से कैसे आ जाता है टीम में शामिल, पता नहीं। सोचो इस बारे में यार कि प्लेयर्स लाए हैं, बैक करें, बाहर करें। अगर एक बार में परफॉर्म नहीं कर रहा, 2 बार टीम में वापस आया, निकालो और न्यू यंग ब्लड को मौका दो। उसको पूरा कॉन्फिडेंस दो कि भाई आपसे हमको ये एक्सपेक्टेशन है, आप हमको ये डिलीवर करके देंगे। उसके बाद वो ना दे तब बात करिए। अभी पाकिस्तान को पहले तो दुबई में शायद ना, दुबई में ट्राई सीरीज खेलना है यूएई और अफगानिस्तान के साथ। वहां देखिए किस तरीके से परफॉर्म करती है अफगानिस्तान की टीम के साथ ये लोग। उसके बाद आप देखिए कि एशिया कप में आप क्या कर रहे हो। एशिया कप में तो आपको दुबई, अबू धाबी और शारजा, ये तीनों जगह खेलना है। लेकिन जो ये T20I टूर्नामेंट स्टार्ट हो गए 29 तारीख से, वो आपके लिए एक पक्का प्लेटफॉर्म है कि वहां पर आप अपनी टीम कॉम्बिनेशन रेडी कर लीजिए कि इनमें से जो 15-16 लेकर के आप जा रहे हो, इसमें से मेरा बेस्ट 11 कौन पिक होगा। 2-3 ऑलराउंडर्स रखिए, 3-4 बैट्समैन रखिए, और 3-4 बॉलर रखिए। 3 ऑलराउंडर अगर आप रख रहे हैं तो, और 4 बॉलर रख रहे हैं, तो आपके पास 7 बॉलिंग ऑप्शन हो गए जो एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करें। टू मच रिलाई ऑन, और कोई भी प्लेयर बड़ा बनता है ना, तो उसको कंपैरिजन मत कर लो यार स्टार्टिंग से ही, ये तो भाई वो है, वो तो भाई ये है। आप प्लेयर्स को बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि आपके पास वो स्किल लेवल के, देखिए आपको 3 चीजों से लड़ना है। पाकिस्तान टीम को 3 चीजों से लड़ना है। पहला चीज, अपनी ही टीम में जो गुटबाजी हो रही है वहां से आपको लड़ना है। दूसरा चीज, मेंटल टफनेस से आपको लड़ना है। आप उस प्लेटफॉर्म पे तो आ गए हैं, लेकिन वहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट को सस्टेन करना, उसको खेलना, उसके प्रेशर को एब्जॉर्ब करना, ये बड़ी बात होगी। तीसरा चीज जिसमें हर पाकिस्तानी कतराता है, बोलना। वो तो आधा तो उसका जान सुखी रहती है यार कि मैं मैन ऑफ द मैच होऊंगा तो मेरे को बोलना पड़ जाएगा अंग्रेजी में। नहीं 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 नहीं, मेरे को नहीं बोलना है, मेरे को नहीं बोलना है। इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो कभी भी आप सक्सेस नहीं कर पाओगे। आपको इन सब चीजों पे धीरे धीरे काम करना होगा। प्लेयर्स को यंग लेवल पे ही आपको ग्रूम करने होंगे। अगर आप प्लेयर्स को ग्रूम करोगे, उसके बाद ही वो निखर करके आएगा। तो उनको आप फर्स्ट प्रेफरेंस दो कि उनको आसमान में नहीं उड़ाना है। अच्छा खेला, ठीक है यार, गुड। हमारे यहाँ पे कोई T20I में अच्छा खेलता है ना, तो हमारे यहाँ ये नहीं होता कि इसको तो तुरंत आप ODI में ले आओ, इसको आप टेस्ट में ले आओ। हर्षदीप सिंह कितने सालों से खेल रहा है, मेरे ख्याल से 2021-22 में आ गया था हर्षदीप सिंह, लेकिन आज भी वो टेस्ट मैच में डेब्यू नहीं कर पाया है। जबकि मैं उसको बोलता हूँ वो ऑल फॉर्मेट बॉलर है, हाइट है, पेस है, लेफ्ट आर्मर है, सब चीज है उसके पास, बट उसको नहीं खिला लिया जाता है सडनली, क्योंकि वहां पर स्किल टेस्ट 4 ओवर में जो फेंकने वाला बॉलर है, उसको आप 10-10, 15-15, 18-18 ओवर कैसे फेंकवाएंगे यार। तो इसलिए उसको ODI में ट्राई किया जाता है, उसके बाद वो वहां पे परफॉर्म करता है, तब टेस्ट मैच में लाया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन आप करोगे ना, तो प्लेयर्स को भी पता होगा। आपने देखा कि ये तो PSL में अच्छा खेल रहा है, ले आकर टेस्ट में डाल दो इसको। इस बार की जो टीम सिलेक्ट हुई है, नो डाउट थोड़ी बहुत अच्छी टीम है, बट आप ब्रांड, मतलब
जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं उनके नाम पे मत जाइएगा, उससे अच्छे अच्छे प्लेयर्स आपने पिक किए हुए हैं उनको आप फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, चाहे वो सुफियान मुकीम हो, चाहे आपका साहिबजादा फरहान हो, इन लोगों को खिलाइए। मोहम्मद नवाज हो, मोहम्मद नवाज है, एक और कोई नवाज है, हुसैन नवाज, नवाज हुसैन, जो भी है, उनको हम मौका दो। सैम अयूब को मौका दो। प्लेयर्स को आप लेकर आओगे, कॉन्फिडेंट दोगे, डिलीवर करेंगे वो, क्योंकि उनका काम है यार, वो तो ये तो दिन रात वो खेल रहे हैं। सेम बांग्लादेश की भी सिनारियो है, इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए। अब 2 मैच 3 मैच, पहले तो आप ट्राई करो कि हम 2 मैच कंटिन्यूअस जीते, उसके बाद हम ट्राई करें कि हम टूर्नामेंट कैसे जीतना है। आप पहले ट्राई करो कि 2 मैच कंटिन्यूअस मुझे जीतना है, क्योंकि एक मैच फ्लूक में आप जीत सकते हो या जीत जाते हो, उसके बाद फिर आप ठंडे पड़ जाते हो। तो 2 मैच का आप टारगेट लो, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टारगेट्स लेना है कि मुझे 2 मैच कंटिन्यूअस जीतना है। ये मैं 2 कंटिन्यूअस जीत गया, मेरे लिए एशिया कप वही है। छोटे छोटे बेबी बेबी स्टेप्स लीजिए। मैंने बांग्लादेश में कभी भी नहीं देखा कि उसको सुपरस्टार बना दिया गया। प्लेयर्स अच्छे हैं, उनको उतने ही रैंक दो। तिलक वर्मा अच्छा खेलता है तो उसका ये मतलब थोड़ी कि टेस्ट मैच में ले आएंगे तिलक वर्मा को। संजू सैमसन खेल रहा है तो उसको वनडे में थोड़ी ले आएंगे। जिसकी जो जगह है, जो पोजीशन है, वो उस पोजीशन पे खेलेगा। वहां मेरिट पे एक सिलेक्शन होती है यहाँ। चलिए, इसी के साथ हम आज की अपनी बात को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे, नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।